दोस्तों साल 1957 में अमेरिका की नवाडा टेस्ट साइट पर 928 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। इन्हीं में से एक था पास्कल ए टेस्ट। 26 जुलाई 1957 को साइंटिस्ट इस टेस्ट के अंडरग्राउंड लेयर्स को ब्लास्ट करने की प्लानिंग करते हैं। इसके लिए वो 150 मीटर गहरी एक टनल बनाते हैं और उसमें 29 किलोग्राम वजन का एक बॉम्ब रखते हैं। इस बॉम्ब में सिर्फ 900 ग्राम TNT था और साइंटिस्ट का अनुमान था कि ये बॉम्ब अंदर ही फूट जाएगा, पर हुआ इसका उल्टा। न्यूक्लियर पावर के कारण ये एक्सपेक्टेशन से 50,000 गुना ज्यादा पावरफुल निकला और इसकी फ्लेम्स जमीन से कई मीटर ऊपर तक देखने को मिली। जस्ट इमेजिन कि आप दिवाली पर एक सुतली बॉम्ब में आग लगाते हो और उसके धमाके से आपका पूरा मोहल्ला उड़ जाता है। इस टेस्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पर साइंटिस्ट ने यहाँ रुकने का नाम नहीं लिया। 27 अगस्त 1957 को साइंटिस्ट ने एक और टेस्ट किया जिसका नाम पास्कल बी रखा गया। इस बार माइन को 90 किलोग्राम वजन वाले एक ढक्कन से सील कर दिया गया। साइंटिस्ट का मानना था कि ये ढक्कन एक्सप्लोजन को अंदर ही रोक लेगा, पर क्या ऐसा हुआ? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक्सप्लोजन के कारण वो ढक्कन 66 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हवा में उड़ गया। ये इतनी स्पीड थी कि इससे ढक्कन स्पेस में भी पहुंच सकता था और 1957 के साल तक तो अमेरिका ने स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट भेजा भी नहीं था, पर ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही जलकर राख हो गया। दोस्तों बिकिनी एटॉल अमेरिका के मार्शल आइलैंड का खूबसूरत कोरल रीफ है, पर 1940 के दशक में ऐसा कह पाना पॉसिबल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस मिलिट्री ने यहाँ पर 23 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। 24 जुलाई 1946 को यहाँ समुद्र में बेकर्स न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। इसको ऑब्जर्व करने के लिए 90 शिप्स वहाँ पहुंची थी और ऐसी ही एक शिप के बॉटम पर न्यूक्लियर बॉम्ब को अटैच किया गया था। इसकी डेप्थ सी लेवल से 27 मीटर नीचे थी। इसकी इंटेंसिटी सिर्फ 3 किलोटन की रखी गई थी, पर इसके एक्सप्लोजन ने 2 किलोमीटर ऊंचा क्लाउड बनाया था और समुद्र में सुनामी की लहर उठने लगी थी। सभी 90 शिप्स रेडिएशन की चपेट में आ गई थी और उन्हें पानी में डुबाना पड़ा था। 1 नवंबर 1952 को मार्शल आइलैंड के इनेविटेक एटॉल पर आईवी माइक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। इसकी इंटेंसिटी 10.4 मेगाटन्स ऑफ TNT थी, यानी कि बेकर्स टेस्ट से 400 गुना ज्यादा। यह अमेरिका का पहला थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब था और इस टेस्ट के कारण इनेविटेक एटॉल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इसका मशरूम क्लाउड 37 किलोमीटर ऊंचा था और आसपास के 56 किलोमीटर डायमीटर का एरिया रेडिएशन की चपेट में आ गया था। यूएस मिलिट्री ने मशरूम क्लाउड के सैंपल्स लेने के लिए 3 प्लेन्स को भेजा था, जिसमें से एक प्लेन कभी वापस नहीं लौटा। प्लेन और उसके पायलट जिमी रॉबिन्सन को आज तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। बाकी 2 प्लेन्स जो सैंपल्स लाए उनमें 2 नए एलिमेंट्स मिले जिनका नाम है आइंस्टीनियम और फेर्मियम। एक तरफ अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था तो दूसरी ओर सोवियत यूनियन भी पीछे नहीं था। जरा इस इमेज को देखिए। ये नजारा है कजाकिस्तान की सेमी प्लेटिनस्क टेस्ट साइट का, जो एक समय सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट का ठिकाना हुआ करता था। 22 नवंबर 1955 को सोवियत यूनियन ने यहाँ अपने RDS-37 हाइड्रोजन बॉम्ब की टेस्टिंग की थी। इसकी इंटेंसिटी महज 1.6 मेगाटन थी, पर इसका मशरूम क्लाउड 12 किलोमीटर की हाइट तक गया था। यही नहीं, इसने आसपास के 200 किलोमीटर के एरिया में मौजूद कई घरों को नुकसान पहुंचाया था और इसमें एक छोटी लड़की सहित कई लोगों की जान चली गई थी। पर सोवियत साइंटिस्ट की आंखों में अमेरिका के बड़े बड़े शहरों को उड़ाने के सपने पल रहे थे और वो यहाँ बिल्कुल नहीं रुकने वाले थे। 30 अक्टूबर 1961 को नॉर्दर्न रशिया की नोवाया जेमलिया नाम की जगह पर ट्यूपोलेव Tu-95V एयरक्राफ्ट एक 27 टन भारी बॉम्ब लेकर उड़ता है। इस बॉम्ब को ड्रॉप करने के लिए एक पैराशूट से बांधा गया था, जिससे कि एयरक्राफ्ट पायलट की जान बचाई जा सके। जैसे ही ये बॉम्ब जमीन से 4 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचता है, नोवाया जेमलिया पर ऐसा लगता है जैसे सूरज खुद धरती पर उतर आया हो। इस बॉम्ब की इंटेंसिटी 58 मेगाटन्स ऑफ TNT थी, जो ह्यूमन हिस्ट्री में बनाए गए किसी भी दूसरे बॉम्ब से 4 गुना ज्यादा है। इस ब्लास्ट को 1000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड और अलास्का में भी देखा जा सकता था। इसका मशरूम क्लाउड 65 किलोमीटर हाइट का था, जो कि स्पेस में पहुंचने से बस कुछ ही दूरी पर रह गया था। और बात करें इस एक्सप्लोजन से निकली शॉकवेव की, तो इसने पृथ्वी का 3 बार चक्कर लगाया था। अगर अमेरिका पर इस बॉम्ब को ड्रॉप किया जाता तो शायद ये कई बड़े शहरों को पूरी तरह तबाह कर देता और पूरे अमेरिका में भयानक अर्थक्वेक्स आते। पर अमेरिकन सालों पहले से ही ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तैयारी कर चुके थे। 1 मार्च 1954 को यूएस मिलिट्री ने बिकिनी एटॉल पर कासल ब्रावो न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उनके अनुसार इसके एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी करीब 6 मेगाटन्स होने वाली थी, पर ये 15 मेगाटन्स मेजर की गई थी। इवन साइंटिस्ट को भी इसका कोई अनुमान नहीं था। दरअसल इस बॉम्ब में लिथियम ड्यूटेराइट का इस्तेमाल किया गया था, जो कि एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी को कम करता है। पर केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसा हुआ कि इसने उल्टा इंटेंसिटी को और भी बढ़ा डाला। इसका मशरूम क्लाउड 40 किलोमीटर हाइट तक पहुंचा, पर ये इसकी सबसे खतरनाक तस्वीर नहीं थी। अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लोजन इंटेंसिटी के कारण इसका रेडियो एक्टिव फॉलआउट 100 किलोमीटर तक फैल गया, जिसके कारण आसपास मौजूद कोरल रीफ्स तबाह हो गए। इसी एरिया में डिएगो फुकुरियो मारू नाम की एक जापानीज बोट फिशिंग कर रही थी, जिस पर 23 फिशरमैन सवार थे। रेडिएशन फॉलआउट की चपेट में आकर एक फिशरमैन की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 22 को जिंदगी भर इसके साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा।
मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई और इसको सेकंड हिरोशिमा अटैक का नाम दे दिया गया। बहुत क्रिटिसिज्म के बाद अमेरिका ने जापानीज गवर्नमेंट को $15 मिलियन का कंपेंसेशन दिया, पर क्या इससे उन्होंने कोई सबक सीखा? जवाब है नहीं। इसके सिर्फ 2 महीने बाद 5 मई 1954 को अमेरिका ने सेम जगह पर और सेम इंटेंसिटी के साथ एक और न्यूक्लियर टेस्ट किया और इस बार इसका असर वेस्टर्न अमेरिका तक देखने को मिला। इन न्यूक्लियर टेस्ट को करीब 70 साल बीत चुके हैं, पर मार्शल आइलैंड पर आज भी रेडिएशन के लेवल्स बहुत ज्यादा हैं। अगर हम यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से कंपेयर करें तो मार्शल आइलैंड की एयर में प्लूटोनियम की मात्रा 1000 गुना ज्यादा है। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच इस न्यूक्लियर रेस को देखकर दुनिया समझ चुकी थी कि ये पृथ्वी को बर्बाद करके ही मानेंगे। दुनिया भर में न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करने के लिए प्रोटेस्ट होने लगे और आखिरकार 3 अगस्त 1963 को पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पर साइन किया गया। इसके अकॉर्डिंग कोई भी देश पृथ्वी की सरफेस पर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता था। इस ट्रीटी ने कुछ हद तक न्यूक्लियर रेस पर लगाम लगा दी, पर करंट वर्ल्ड में वॉर की जो कंडीशंस बन रही है वो सब कुछ बदल कर रख सकती है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 एक न्यूक्लियर वॉर हुआ तो इंसान खुद ही अपनी सिविलाइजेशन को बर्बाद कर लेंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।